हेलो फ्रेंड्स, सातवती लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो इंट्रोडक्शन करने से पहले हमारे जो सातवती लर्निंग यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए नए वीडियोस आएंगे अकाउंट्स के कंसेप्ट्स पे, डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे, वो आपको वीडियोस हमेशा मिलते रहें और आपके पढ़ाई में वो हेल्प करें। तो इसी बातों के साथ हम आज के टॉपिक को जान लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों, बिज़नेस अगर करना है, अकाउंट्स अगर संभालना है, बिज़नेस में अगर प्रॉफिट करना है, ये सारी चीज़ अगर करना है तो सबसे पहले हमें कॉस्ट को जानना है। बिना कॉस्ट को जाने हम सेल प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। सेल प्राइस फिक्स नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट भी नहीं जान पाएंगे। ओके, तो आज का टॉपिक ही ये है कि हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को जान सके। जैसे कि मैंने कहा था मेरे पुराने वीडियोस में कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि नंबर 1 होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 2 होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नंबर 3 होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक्स है वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं? Any money paid for acquiring a product or rendering any service is called as cost. बतौर बिजनेसमैन, अगर आपको कुछ सेल करना है, अगर आपको कुछ बिज़नेस करना है तो आप 2 तरीके के बिज़नेस कर सकते हैं। या तो आप प्रोडक्ट बेचोगे या तो फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे। दोनों हालत में आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। क्यों आप पे करोगे? उसके पीछे का कारण ये है कि आप कुछ सेल करना चाहते हो। अच्छा, आप सेल क्यों करना चाहते हो? बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट। तो ये सारा मुद्दा जो है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट आप तभी निकाल सकते हो जब आपको कॉस्ट पता रहेगा और सेल प्राइस पता रहेगा। तो आपको सेल प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको कॉस्ट प्राइस क्या है या तो कॉस्ट क्या है वो जानना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट ये शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे आप करते हो, जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हो, लेबर को पैसे देते हो या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका कॉस्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई सर्विस आप रेंडर करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कैब है, कैब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हम लगाते हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को देने के लिए जो भी खर्चे आप करते हैं वो सारी चीज़ें कॉस्ट के अंडर में आता है। तो आप जो खर्चा करते हो उसके लिए पैसे पे करते हो। किसको पे करते हो? कुछ सामान को खरीद के फिर उसको बेचने के लिए, या तो फिर कुछ सर्विसेज रेंडर करने के लिए। तो जो भी ये दोनों चीज़ के लिए आप पे करते हो उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दिस एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ascertainment ऑफ कॉस्ट। सो फर्स्ट वी नीड टू नो दिस एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले, जैसे कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ओके, कोई भी प्रोडक्ट बिना रॉ मटेरियल का नहीं हो सकता है। अगर आपने ऐसे कहा कि सर रॉ मटेरियल हम बाद में ख़रीदेंगे, पहले हम लेबर को हायर करते हैं, लेकिन लेबर को हायर करने के बाद अगर रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो जब तक हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं आएगा तब तक लेबर को हमें वैसे ही पैसे देने हैं, तो वो हमारे लिए एक नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो होता है रॉ मटेरियल। उसके बाद ये जो रॉ मटेरियल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। जैसा आपका प्रोडक्ट रहेगा उस हिसाब से आपका रॉ मटेरियल आएगा। फिर हमें लगता है दूसरा एलिमेंट, दैट इज़ लेबर। ओके, ये जो लेबर है ये आपके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है। ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है मशीन के थ्रू, या तो खुद अपने हाथों से बनाता है। तो ऐसे करके आपका जो रॉ मटेरियल आप लाते हो, लेबर के थ्रू आप उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील करते हो। लेकिन इस प्रोसेस में आपको और भी कुछ खर्चे करने होते हैं जिसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। तो ये ओवरहेड्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि
आपके कोई भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, या तो सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप जो एक्सपेंसेस करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स कहा जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम सारे एक्सपेंसेस वही लेंगे जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। ऐसे कोई एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इनकम टैक्स हम कब पे करते हैं? जब हमें प्रॉफिट होता है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो इनकम टैक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, अब ये ओवरहेड्स में जैसे कि मैंने कहा कि फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, देन गैस एंड वाटर हम यूज़ करते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, ठीक उसी तरीके से ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटीज़ हो सकते हैं, या तो स्टाफ सैलरी हो सकता है, या तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, ठीक उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, फ्री सैम्पल्स हम बांटते हैं, या तो जो सेल्समैन हैं उनको हम कमीशन देते हैं, या उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो है वो ओवरहेड्स में आ जाता है। तो दीज 3 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानना चाहते हैं कि कॉस्टिंग क्या होता है। हमने कॉस्ट तो जान लिया, अब कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट इन इंग्लैंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जिस टेक्निक से या तो जिस प्रोसेस से हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम कॉस्टिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि इनकम टैक्स वी कैन नॉट टेक, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रिंसिपल है कॉस्ट डिसाइड करने का। अब जो कॉस्ट आप लिखोगे, कॉस्ट आप निकालोगे, उसके तो निकालने का तो कुछ टेक्निक होगा ना। तो वो जो टेक्निक्स होते हैं या तो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम हमारे कॉस्ट को जान पाते हैं, उस टेक्निक या तो प्रोसेस को हम कॉस्टिंग कहते हैं। ओके, तो जो प्रोसेस है वो हमें जानना पड़ता है हमारे कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और वही आपका कॉस्टिंग हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है को व्हाट इज़ कॉस्टिंग और डिफाइन कॉस्टिंग, तो आप इजीली लिख देना है दैट द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ नोन एज कॉस्टिंग। वेरी इजी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। हमने अभी तक जाना कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है। अब आते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। Cost accounting is defined as a systematic set of procedures for recording and reporting measurements of the cost of manufacturing goods and performing services in the aggregate and in detail. It includes method for recognizing, classifying, allocating, aggregating and reporting such cost and comparing them with standard cost. तो अगर देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है। सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर व्हाट? फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेजर। रिकॉर्डिंग ऑफ एंड रिपोर्टिंग मेजर ऑफ व्हाट? ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स for recording and reporting measures of cost of manufacturing goods and services। अगर ये 3 पॉइंट आपने याद रखा तो कॉस्ट अकाउंटिंग को आप डिफाइन इजीली कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कुछ मेथड्स इंक्लूड किया हुआ है जो आपके इस डेफिनेशन में दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स मेथड्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग, क्लासीफाइंग, एलोकेटिंग, एग्रीगेटिंग, रिपोर्टिंग सच कॉस्ट एंड कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, क्लासीफाइंग, एलोकेटिंग, एग्रीगेटिंग, रिपोर्टिंग सच कॉस्ट एंड कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो नीचे के पार्ट है अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्यों हम कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करेंगे? तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि हमें कॉस्ट को जानना ज़रूरी होता है
if I want to know that what is my profit, then I should be able to know that what is my cost and what is my sale. इसीलिए तो कहा जाता है profit is equals to sales minus cost, है ना। तो इसलिए जब तक हम कॉस्ट नहीं जान पाएंगे तो हम सेल प्राइस फिक्स नहीं कर पाएंगे, सेल प्राइस फिक्स नहीं कर पाएंगे तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, एसर्टेनिंग द कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट एसर्टेन करने में या तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पिक्चर्स इसलिए डालता हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। अब आ जाते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल द कॉस्ट। आपको कॉस्ट को कंट्रोल करते आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉस्ट को एसर्टेन किया, कॉस्ट को आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल आपने नहीं रखा। अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। कॉस्ट अगर बढ़ता गया तो प्रॉफिट कम होता जाएगा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप सेल प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? इसलिए कि आपके मार्केट में आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी टाइप के दूसरे कंपनी भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर कस्टमर को सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर कम दाम में मिल रहा है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ना खरीदते हुए वो दूसरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इन दैट केस क्या होगा, आपका सेल्स कम हो जाएगा, और सेल्स कम होने का मतलब आपको नुकसान होगा। तो क्या है, आप अगर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है, और वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि कैसे उसे हम कंट्रोल करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। हमने कॉस्ट एसर्टेन किया, हमने कॉस्ट को कंट्रोल भी किया, लेकिन फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि हम फर्दर कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आज मेरा कॉस्ट 2 रुपये लग रहा है तो मैं कल कोशिश करूंगा कि मेरा कॉस्ट 1 रुपये 75 पैसे कैसे हो सकता है। तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट जो है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। तो अगर मैं मेरे कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस करने के लिए कैपेबल हूँ तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली मैं मेरे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी कैपेबल हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने कॉस्ट को एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आप बेनिफिट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके सामने एक फ़ोटो दिया हुआ है जहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कॉस्ट को अगर एनालाइज कर पाते हैं तो हम बहुत सारे डिसीशंस ले सकते हैं जिससे हमारा बेनिफिट बढ़ सकता है और हम हमारे कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीशंस। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमारे मैनेजरियल डिसीशंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। देखिए, कोई भी बिज़नेस में अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, आपको अगर फ़ायदे में रहना है, तो आपको बहुत सारे डिसीशंस लेने होते हैं, और ये डिसीशंस तभी संभव हो पाता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन रहता है। उस इंफॉर्मेशन को जब आप एनालिसिस करते हो, और इसी तरीके से आप डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीशंस ले पाते हैं, डिफरेंट कॉस्ट रिलेटेड डिसीशंस ले पाते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। 1 is ascertain the cost, then control the cost, reduction of cost, analysis of cost, information for decisions. Next आ जाते हैं methods of costing. Students, there are 2 types of things. One is method of costing, another one is technique of costing. तो method of costing में आता है job costing. फर्स्ट जो है वो आता है जॉब कॉस्टिंग। नाउ जॉब कॉस्टिंग इज़ व्हाट। देखिए, कोई भी बिज़नेस में आप देखेंगे कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से सामान बनाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, टेलरिंग। तो टेलरिंग में सबको का जो शर्ट या पैंट का जो साइज़ है वो सेम नहीं होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर साइज़ में हम शर्ट को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लार्ज साइज़, एक्सेल, डबल एक्सेल, है ना, ट्रिपल एक्सेल, या तो 40 साइज़, या तो 42 साइज़, या तो 44, 46, ऐसे हम लोग शर्ट के देखिए साइजेस हमें पता चलता है। तो दीज आर कॉल्ड कम्स अंडर जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पे परफेक्टली एक पर्टिकुलर पार्ट को लेके काम किया जाता है और उसको पूरा किया जाता है। दूसरा आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग।
दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग अगर मैं बताऊं तो एक आसान सा मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए सैंडविच बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे सैंडविच का फ़ोटो डाला है। सैंडविच बनाते हैं तो सैंडविच बनाने के ना कुछ प्रोसेस होते हैं। क्या करते हैं, पहले ब्रेड को हम लोग बटर लगाते हैं, देन हम लोग चटनी लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स डालते हैं। वेजिटेबल्स डालने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको बेक करते हैं। बेक करने के बाद फिर हम लोग उसको सर्व करते हैं। तो अगर देखा जाए बेसिकली सैंडविच बनाने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या, ब्रेड को तैयार करना, उसमें वेजिटेबल्स डालना। सेकंड प्रोसेस क्या, उसको बेक करना। और थर्ड प्रोसेस क्या हो गया आपका, सर्व करना। इन तीनों प्रोसेस में आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट प्रोसेस में आपका ब्रेड का कॉस्ट, आपका वेजिटेबल कॉस्ट आता है। नेक्स्ट प्रोसेस में आप बेक करते हो तो ऑब्वियसली जो आप गैस यूज़ कर रहे हो उसका कॉस्ट आ जाता है। थर्ड प्रोसेस में जब आप सर्व करते हो तो आप टिश्यू पेपर्स वगैरह देते हो, या तो आप अलग से सॉस वगैरह देते हो। तो क्या होता है, हर एक प्रोसेस में आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो हर एक प्रोसेस का आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, वो जो होता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तीसरा जो है वो ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है। ऑपरेशन कॉस्टिंग खास करके उन सारे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होटल्स, ओके, हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे जगह पे जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज मिलता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग एग्जांपल में लेते हैं कि ट्रेन से जाते वक्त सर्टेन लिमिट तक, सर्टेन किलोमीटर्स तक रेट ऑफ फेयर जो है, जो हम टिकट खरीदते हैं वो सेम रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक लिमिटेड किलोमीटर जब क्रॉस करते हैं तो भाड़ा बढ़ जाता है। ठीक वैसे जब हम लोग होटल में जाते हैं, रूम बुक करते हैं, तो पर नाइट के हिसाब से बुक होता है, पर बेड के हिसाब से चार्ज होता है। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो सेवाएं होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें कि उसका कॉस्ट कितना है, उसका फेयर कितना होना चाहिए, उसका भाड़ा कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मेथड के थ्रू आप करते हो उसे ऑपरेशन कॉस्टिंग कहा जाता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। अब आ जाते हैं कि टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है। दोस्तों टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो है मैं पहले बता देना चाहता हूँ। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो आपको हमेशा डिसीशंस लेने में मदद करता है, एनालिसिस करने में मदद करता है। तो पहला जो टेक्निक होता है वो है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। अब हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, देन ओवरहेड्स वगैरह जो है उसमें आ जाता है। जो ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है, जो आपके प्रीवियस टाइम में आपने जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोस्तों हर एक कंपनी में तो 3 एलिमेंट्स जो है प्रोडक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा था, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो हर एक का हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, मुझे कितना लेबर का खर्चा आया रहेगा, या फिर हमें कितना ओवरहेड्स का खर्चा करना रहेगा। तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, और जब उसको एक्चुअली हम करके देखते हैं तो ऑब्वियसली जो हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और जो एक्चुअली में होता है उसमें एक डिफरेंस रहता है। तो इस डिफरेंस को एनालिसिस करने के लिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री के लिए मान लीजिए कि कितना खर्चा हुआ वो निकालते हैं, या तो एक्सपेंसेस कितना हुआ वो खर्चा हम निकालते हैं, या तो फिर मान लीजिए कि हमने जो खर्चे किए थे उसमें से पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में कितना खर्चा एब्जॉर्ब हुआ। ये सारी चीज़ें जो है हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक के थ्रू जान पाते हैं। नेक्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हो या तो कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके प्रॉफिट को जानने के लिए, आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। इवन मार्केट में आपका कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना बेनिफिट दे रहा है वो जानने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है वो हमेशा आपको कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में जो रिलेशन है वो डिफाइन करने में मदद करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पे हर एक कंपनी एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड फॉलो करता है, ताकि उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकें, इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकें। तो ये टेक्निक को कहा जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो दोस्तों देयर आर टू थिंग्स, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में आ जाता है जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में आता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग।
दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जब आगे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कौन से ऐसे बातें हैं जो आपके कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट करता होगा, इन्फ्लुएंस करता होगा। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बतौर अगर ओनर या तो बतौर एक कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आपको ये जानना है कि कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारे कंपनी के लिए तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट के लिए कामगार है, तो आपको ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है साइज़ ऑफ फर्म। ज़रूरी नहीं कि फर्म छोटा है तो ज़्यादा कॉस्ट खर्चा होगा, या तो कम छोटे साइज़ के बड़े साइज़ के है तो सेम कॉस्ट खर्चा आएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले आपको साइज़ ऑफ फर्म देखना है। अगर आप रोड में एक ठेला लगा रहे तो ऑब्वियसली उसका जो कॉस्ट है वो अलग होगा। वही अगर आपने एक मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी लिया है तो उसका कॉस्ट अलग होगा, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी अलग होगा दोनों का। प्रोडक्शन मेथड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। जहाँ पे मान लीजिए कि कोई अगर मैन्युअली प्रोडक्शन करता है तो उसका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अलग होगा। अगर मशीन से वही चीज़ अगर मशीन से बना रहा है तो उसका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो अलग होगा। तीसरा है नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जैसे कि नेचर मान लीजिए कि आप अगर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स बना रहे, जैसे बिस्किट्स हो गए, केक हो गए, तो उसका जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो अलग होगा। वही अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी में है और ऑटोमोबाइल्स अगर आप बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो उसका भी जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो अलग होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल नीड, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल्स है वो उसके नीड के हिसाब से भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं रॉ मटेरियल। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है उसके रॉ मटेरियल अलग होंगे, ऑटोमोबाइल कंपनी के रॉ मटेरियल्स अलग होंगे, उनके नेचर्स अलग होंगे। तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल के नेचर के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफ एफिशिएंसी। आपके स्टाफ जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे आपका कॉस्ट उतना कम होगा। तो स्टाफ के एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है कि स्टाफ कितना एफिशिएंट है, और उस हिसाब से आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को ईजाद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी जो है वो कैसा होता है कि भाई आपका जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन है उस हिसाब से आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पर आप लगाना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, वो कंपेरेबल है या नहीं है। अगर कंपेरेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप उस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को आपके फर्म में, आपके प्रोडक्शन यूनिट में नहीं फॉलो कर सकते हो। तो कंपेरेबिलिटी ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कहाँ पे आप कौन से स्टाफ को रख रहे हैं, हायरार्की क्या है, कौन किसको कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है, और ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो जैसे कि होता है कि आपका सामान कहाँ से आ रहा है, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आपको लेबर किस टाइप के मिल रहे हैं, वो कितना आपको प्रोडक्शन दे सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। तो दोस्तों ये याद रखना है 9 पॉइंट्स। तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस 9 पॉइंट्स। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग खुश रहिए। जल्द दूसरे वीडियोस लेके हम ज़रूर हाजिर होंगे, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।